हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग वास्टिक स्टार। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स क्या कि अगर ये कोई वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल थीटा तो ये 2D वेक्टर है। मीन्स कि उसके बाद देखिए पहले ए वेक्टर से मान लिया हम लोगों ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल थीटा है तो ये 2D वेक्टर है। ठीक है, तो सपोज ये 2D वेक्टर है तो इससे हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस ये 2D वेक्टर है तो 2 कंपोनेंट्स में, 3D वेक्टर रहेगा तो 3 कंपोनेंट में। 2D वेक्टर को एक्स वाई प्लेन या जेड एक्स प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन में तोड़ सकते हैं, 2 प्लेन में, क्योंकि वो 2D है। और 3D वेक्टर्स को तीनों एक्स वाई जेड में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें कि 3 परपेंडिकुलर या 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हमें इसे ब्रेक करना होता है। तो चलिए, ये वेक्टर एट एन एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस अगर हम लोग कंसीडर किया और ये वाई एक्सिस कंसीडर किया तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक हो जाएगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं अच्छे से। तो ये रहा वो ए वेक्टर और ये एट एन एंगल थीटा। तो एक कंपोनेंट तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्सिस का, जिससे हम लोग कह देते हैं ए एक्स, और दूसरा कंपोनेंट होगा जो इस ए एक्स पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अब ए एक्स पर परपेंडिकुलर किधर लें, नीचे या ऊपर? ठीक है, तो देखिए नीचे लेंगे तो ऐसे ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो जिन 2 वेक्टर्स में हम इसे ब्रेक करेंगे उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर, यानी उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो नीचे करने पर ये तो बाहर निकल जाएगा और रिजल्टेंट हमेशा उन दो वेक्टर्स के बीच में होगा। तो इसलिए हम लोग नीचे नहीं लेंगे, लेंगे हम लोग ऊपर। ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम लोगों ने कह दिया ए वाई। ठीक है, ए वेक्टर को हम लोगों ने 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग ए वाई। तो चलिए अब इसके मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हुआ वो ए वेक्टर एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया उसका ए एक्स कंपोनेंट। अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ रखा है कि ए वाई वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, और हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया ए वाई। तो पहले हम ए एक्स और ए वाई के मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट यहाँ पर है इंटरसेक्शन पर इसके। तो चलिए, और हमें निकालना क्या है, ए एक्स जो कि थीटा के लिए बेस है और थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए वाई। तो ए एक्स ए वाई निकालना मीन साइन कॉस लेना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एक्स और ये ए, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा भी हम लोग को लेना चाहिए। तो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज ए एक्स और हाइपोटेनस इज ए। तो ए एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट उसका कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। मतलब ये कि अगर कोई वेक्टर ए है तो एट एन एंगल थीटा तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, एट एन एंगल थीटा। तो अब यहाँ से एक सबसे अच्छा रिजल्ट ये याद रखना है हमें कि जिस भी एक्सिस के अलोंग वो थीटा बनाकर रखेगा, मतलब जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको वेक्टर का एंगल दिया रहेगा उस एक्सिस पर हमेशा कॉस आएगा। ठीक है, और दूसरे पर साइन आएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसी वेक्टर को हम लोग ने लिखा ए, इस बार हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं वर्टिकल के साथ एंगल मान लिया, इससे हम लोग ने अल्फा। तो अब उस मेथड को यूज करते हैं। तो ए है तो इधर कितना हो जाएगा, ए कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, जिस एक्सिस के लॉन्ग एंगल उस पर कॉस, तो ए कॉस अल्फा, और इधर ए साइन अल्फा। अब अल्फा क्या होगा, थीटा के टर्म में से लिखते हैं तो 90 माइनस थीटा, ये होल पूरा है 90 और इसमें से हम लोग अल्फा निकालना, तो 90 माइनस अल्फा। तो देखिए ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल आना चाहिए, तो देखते हैं। तो ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो ए कॉस 90 क्या हो जाएगा, 90 पे चेंज किया जाएगा साइन और थीटा। तो देखिए ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग इस कंपोनेंट को तोड़ें, ए साइन अल्फा को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए साइन अल्फा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ए 90 पे चेंज कॉस थीटा। तो हम लोग ने देख लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम रहा और वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम रहा। अब इसे इक्वेशनली लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ए वेक्टर था, वेक्टर कौन था, ए,
एट एन एंगल थीटा और वो ब्रेक हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए एक्स और ए वाई। तो ए वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। इन दो वेक्टर्स में ये ब्रेक होगा तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर भी तो ये वेक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ए वेक्टर ए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ए कॉस थीटा एट एन एंगल थीटा, तो आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये हम लोग ने देख लिया 2D वेक्टर्स के लिए। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं जिससे जानना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये क्या है कि अगर एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ उसके बाद बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये नोट है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आपने उससे छुट्टे करवाए दुकान पे जाकर, तो वो 50-50 में करवाए। तो अब देखिए, आप जब छुट्टे करवाओगे तो आपके पास चाहे तो 100 का नोट रहेगा या फिर 50-50 का दो, है ना, दोनों तो नहीं रख सकते। सिमिलरली अगर आपने वेक्टर ए है एट एन एंगल थीटा, अगर आपने इसे रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर आपने इसे रिजॉल्व कर लिया तो आप उस वेक्टर ए को अब नहीं लिख सकते, अब उसके आप दो कंपोनेंट को लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों इक्वल है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हम लोगों ने देख रखा है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट 2D वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे 3D वेक्टर्स के लिए। लेकिन 3D वेक्टर जानने से पहले एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि अगर वेक्टर ए है या वेक्टर बी मान लेते, ठीक है, वेक्टर बी एट एन एंगल अल्फा होगा तो इधर क्या होगा कंपोनेंट, ए बी कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, ठीक है, और उसके दूसरे तरफ बी साइन अल्फा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 3D वेक्टर के लिए। 3D वेक्टर, तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बिल्कुल ए एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ, ठीक है। तो अगर ये कोई वेक्टर है, आर वेक्टर मान लिया इसे हम लोगों ने, ठीक है, ये वेक्टर आर है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको एक्स के साथ भी एंगल दिया हुआ रहेगा अल्फा, ठीक है, अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस और अल्फा बीटा गामा, गामा विथ जेड एक्सिस। तो अब इस आर वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, 2D वेक्टर का दो कंपोनेंट, 2D वेक्टर्स का दो कंपोनेंट, 2D वेक्टर का दो और 3D वेक्टर का 3 कंपोनेंट, और ये तीनों क्या, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना। तो चलिए अब इस आर वेक्टर को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो आर वेक्टर को ब्रेक कैसे किया जाएगा, तो देखिए, आर वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स में होगा, एक वाई में होगा और एक जेड में होगा, है ना। तो देखिए, एक्स के साथ ये कितना बना रहा है, अल्फा, तो एक क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आई कैप। एक्स है तो आई कैप, और ये मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, क्योंकि एक्स के साथ अल्फा है इसीलिए एक्स आर कॉस अल्फा। सिमिलरली वाई के साथ क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, तो आर कॉस बीटा विथ वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन तो जे कैप प्लस आर कॉस गामा विथ जेड मीन्स के कैप। तो ये आर वेक्टर को भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ठीक है, इसमें भी आप वही कंडीशन आप अप्लाई करोगे, चाहे तो आप एक वेक्टर आर रखो या फिर उसके 3 कंपोनेंट्स रखो, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। आप इस गलती को दोबारा मत करना कि आप ये भी रखो और ये भी रखो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अब जो भी हम लोग ने पढ़ा उसका एक क्रिस्टल व्यू ले लेते हैं। तो देखिए, इससे आपको क्रिस्टल व्यू मिलेगा। तो मान लिया कि ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ एट एन एंगल थीटा है, ठीक है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एट एन एंगल थीटा। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसके एक पे कॉस तो दूसरे पे साइन कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड आता है ये असल में प्रोजेक्शन होता है। जो भी ये मैग्नीट्यूड आता है ये क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है ऑन एक्सिस, ठीक है, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर भी होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा, क्योंकि ये 2D वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया। तो देखिए, वेक्टर है और एक्स पे किसका क्या होगा कंपोनेंट या फिर जो मैग्नीट्यूड निकाला। तो देखिए, वेक्टर्स का अब हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक कंपोनेंट दिख रहा है जो एक्स एक्सिस पर है। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी हमें एक कंपोनेंट दिखेगा, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, एक ब्लॉक है और उस पर एक फोर्स लग रहा है
100√2 न्यूटन का। तो और इसे हमें ब्रेक करना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो कि एट एन एंगल 45 है हॉरिजॉन्टल से। तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो चलिए, अगर आपने ब्रेक किया है तो इसका इधर कितना आ जाएगा 100√2 cos 45, और इधर कितना आ जाएगा 100√2 sin 45। ठीक है, तो 100√2 cos 45 इज 1/√2, तो दैट इज 100 न्यूटन ऑन हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इससे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। दैट इज, इसका मतलब ये कि फोर्स लग रहा था 100√2 न्यूटन, और हम लोगों ने उसे रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल में 100 न्यूटन और वर्टिकल में भी 100 न्यूटन। दिस बोथ सिचुएशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है व्हेन अ वेक्टर इज गिवन इन रिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर को पहले ही से दिया हुआ रहेगा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ठीक है, पहले जैसे हम लोगों ने किया उसी तरह से अभी भी करेंगे। इससे 2D में देखेंगे, फिर 3D वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, इस वीडियो में आपको जो भी बताया गया वो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो यार दबा लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ए वेक्टर दिया हुआ था और ए एक्स और ए वाई इस पर पता है, तो ए वेक्टर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है ए एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ए वाई, और हमें निकालना है वेक्टर ए। ठीक है, तो देखो इसे निकालने के क्या तरीका है। तो ए एक्स पता है, वाई एक्सिस और ए वाई को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, और ए जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए। तो देखो ये एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन्स ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर लेंगे, और ए का मैग्नीट्यूड आ गया। सेकंड थिंग, ए का डायरेक्शन, क्योंकि ए तो एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा होगा, तो इसे हम लोग अल्फा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ए वाई और ए एक्स पता है ना। तो अल्फा इज tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। आप चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल के साथ भी निकाल सकते थे। तो वर्टिकल के साथ अगर हम लोगों ने बीटा मान लिया तो क्या हो जाता, tan बीटा हो जाता आपका। इसके लिए बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए एक्स बाई ए वाई। तो लेकिन आप किसी एक ही पर को यूज करो। ठीक है, चाहे तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल से ही निकालना। ठीक है, तो ये हो गया जब वेक्टर्स ऑलरेडी रिजॉल्व्ड फॉर्म में दिए हुए रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात को गौर करिए कि रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सिमिलर टू है रेक्टेंगल। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, है ना। तो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो इससे हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका जो रिजल्टेंट है इसका डायगोनल है। ठीक है, ये हम लोग 3D में यूज करने वाले हैं इसलिए बता दिया। तो ये 2D है तो एक रेक्टेंगल बनाए, और 3D में क्या बनेगा, चाहे तो क्यूब या क्यूबाइड, है ना। ये एल होता है, ये बी होता है, तो क्या होता है ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 3D वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए 3D वेक्टर्स में, तो मान लिया एक आर वेक्टर। ठीक है, एक आर वेक्टर दिया हुआ है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, ये तीनों पता है। तो आर वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिमिलर वे में जैसे हम लोग ने पहले बात किया था। तो आर एक्स पता है, आर वाई पता है और आर जेड भी पता है। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, तो देखो इससे हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इससे हम लोग एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर सकते हैं। और क्यूब कब होगा, जब ये तीनों साइड इक्वल होगा, ऑल साइड इज इक्वल। ठीक है, तो चलिए
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिमिलर वे में, उसमें दो कंपोनेंट थे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर था, इसमें तीन कंपोनेंट है तो तीनों का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये हो गया बात मैग्नीट्यूड का। अब हम लोगों ने 3D वेक्टर को कैसे निकाला था, अल्फा विथ एक्स है ना, बीटा विथ वाई एंड गामा विथ जेड, तो उसी तरह से अब हम लोग को निकालना होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्शन इसका। तो हम लोग ने कैसे निकाला था इसको, जब ये एक वेक्टर था तो हम लोग ने निकाला था अल्फा बीटा गामा से, तो सिमिलरली हम लोग को अल्फा बीटा गामा निकालना होगा जब रिजॉल्व फॉर्म में दिया गया। तो आर एक्स आर वाई और आर जेड पड़ता है, हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना जान दिया। तो अब इस अल्फा को निकालने के लिए देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब कॉस अल्फा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस अल्फा इज आर एक्स अपॉन आर, सिमिलर वे में कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, और कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन आर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसे ही हम कहते हैं कोस डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम है, मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वो 1 होता है। कैसे 1 होता है वो भी देख लो। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज आर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा इज आर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा इज आर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आर एक्स आर स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब देखो ये किसके इक्वल है, इसको इस रूट को इधर भेजो, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन का सम 1 होता है। तो चलिए एक लगे हुए हाथ एक इस क्वेश्चन को भी बता दीजिए कि साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना, गामा क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर 2 आएगा। कैसे, तो देखिए हम लोगों ने कैसे इसका आंसर निकाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 हम लोग को पता है तब लिया है ना, तो चलिए 2 को हटा देते हैं। ठीक है, 2 हट गया। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये तो हो सकता है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस सबसे लिया कॉमन और अंदर ये, तो हम लोग निकाल रहे हैं इसका वैल्यू, मान लिया इसका वैल्यू हमें 2 पता नहीं, तो 3, और इसका वैल्यू तो पता है यार, ये तो पता है 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का जो सम होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मान लिया क्या कि P वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस से मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन में पड़ेगा, प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5। अब इसके मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 एक्स एक्सिस में आई है और 4 वाई एक्सिस में, तो वेक्टर कहीं यहाँ पर होगा एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा मान लिया। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कितना आएगा 4/3, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 एंड दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे है, तो कितना होगा -53 क्यों होगा, देखो क्योंकि tan स्क्वायर देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा -4/3, अगर लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे इसका -4 का, तो क्या होगा अल्फा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 4/3, और डेट इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस इसका 4/3। तो अगर आप ऐसे दिखाओगे तो डायरेक्ट लिख देना है
53। और अगर आपको ड्रॉ नहीं किया और तब लिखना तो कितना आएगा, -53 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्यू वेक्टर एक मान लिया एंड इसको ये दिया हुआ 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो चलिए इस वीडियो अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए Q का मैग्नीट्यूड पे बात आता है, तो Q का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √6² प्लस 2² प्लस 3² एंड दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। 36 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू √49 और इसका मैग्नीट्यूड आ गया 7। तो Q का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके डायरेक्शन पे बात करते हैं, मीन्स कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, y/6/7। कॉस बीटा क्या आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 2/7 और कॉस गामा क्या आ जाएगा, दैट इज -3/7। माइनस को भूलना नहीं है, मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई रोल नहीं हो जाता क्योंकि स्क्वायर करते हैं, लेंगे भी तभी खत्म हो जाएगा, लेकिन लेना नहीं है और डायरेक्शन में पता चल जाएगा। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दो। ठीक है।